नमस्कार दोस्तों। हिंदी के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी व्याकरण का जो महत्व है वो हर कंपटीशन परीक्षा में जो है बढ़ता जा रहा है। आप सभी जानते ही हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें धीरे धीरे करके हिंदी का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके मार्क्स जो हैं, ठीक है ना, अगर कभी पहले 5 मार्क्स थे तो अब बढ़ रहे हैं। और व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि या तो वो जॉब कर रहे होते हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा ध्यान दे रहे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा थ्योरी पढ़ने का समय नहीं मिलता। और इसीलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि जो व्याकरण के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हम उसकी जो सेशंस हैं वो आपके लिए लगातार लेकर आते रहें। तो ऑल्टरनेटिवली जो सोमवार का दिन होता है उस दिन हम आपके लिए ये सेशन लेकर आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो प्रश्न हैं ये आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के सेशन भी स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज हमने कौन कौन से विषय चुने हैं। मुहावरे, लोकोक्ति एज यूजुअल, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और व्याकरण में सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, ये देखा गया है कि हर पेपर में मुहावरे, लोकोक्तियों से संबंधित ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है किसी भी तरीके से। तो इसका तो प्रयास हम हमेशा करवाते ही रहेंगे। बाकी वर्तनी हमने चूज़ की है। आज लिंग वचन से संबंधित प्रश्न भी हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से थोड़ा हम समास, संधि, विच्छेद इन पर फोकस कर रहे थे, बट इस बार वर्तनी और लिंग वचन से संबंधित प्रश्न भी हैं। उपसर्ग प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित प्रश्न भी हम करेंगे, और साथ ही साथ पर्यायवाची विलोम शब्द। तो इन सभी टॉपिक पर आज हम प्रश्न करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको स्वयं से उत्तर खोजना है, फिर हमारा यहाँ पर उत्तर जो है वो देखना है। चलिए, तो पहले मुहावरे जो लोकोक्ति हैं उनके 3 जो प्रश्न हैं बिल्कुल आपके सामने हैं। फटाफट इनका जो उत्तर है वो खोजिए। सबसे पहला है आंसू पोंछना। उसका क्या अर्थ है? देखिए, टोपी उछालना और दिमाग चाटना। और आई गेस ये मुहावरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये ऐसे मुहावरे हैं जो कि आप मतलब अपनी दिनचर्या में अपने आसपास बहुत बार सुनते भी हैं। आम भाषा में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे हैं ये। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आंसू पोंछना। और ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मतलब कि दूर दूर वाले ऑप्शन आएंगे, कि एक आपको मतलब कि खुशी वाला आ गया विकल्प, एक आपको दुख वाला आ गया। हो सकता है चारों ही दुख वाले विकल्प आए, ठीक है ना, जैसे आंसू पोंछना में, और उसमें से चूज़ करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो विकल्प हैं कठिन भी आ सकते हैं, सरल भी। उत्तर आपको सही ही चूज़ करना है। आंसू पोंछने में विकल्प क्या है? सांत्वना देना, दुख दूर करना, सहयोग करना या सहायता देना। अब चारों हो सकते हैं, तो बताइए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है इसमें, ये चीज़ होती है। तो जैसे अगर हम सिंपल लें तो आंसू पोंछने का मतलब हम ये कहते हैं कि हमने उसके हम आंसू पोंछ दिए, मतलब कि उसका सहयोग किया या फिर उसकी सहायता की, ऐसा नहीं। मेन है उसे सांत्वना दी। जैसे हम कहते हैं ना कि उसका दिल थोड़ा सा हल्का किया, उससे बात करके उसे सांत्वना दी, तसल्ली देना थोड़ा सा। तो इसलिए इसका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प है, सांत्वना देना। उसके बाद है आपका टोपी उछालना। टोपी उछालना जो है उसका सही उत्तर कि बड़ा चढ़ाकर कहना, बात फैला देना, अपमानित करना या निर्लज्ज कहना, ठीक है ना। तो इसमें भी याद रखिए, सबसे मेन क्या था कि तुम सबके सामने तुमने मेरी टोपी उछाली है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो वो टोपी उछालना का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है अपमानित करना। तो इसलिए आंसू पोंछना का था सांत्वना देना, टोपी उछालना का है आप अपमानित करना। तो ये इसका सही उत्तर है। फिर है दिमाग चाटना। ये तो आएगा सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाला है, जो दोस्त भी आपस में करते रहते हैं कि क्या तुम बैठे बैठे मेरा दिमाग चाट रहे हो। दिमाग चाटने का मतलब क्या होता है? व्यर्थ बैठना, व्यर्थ समय काटना, व्यर्थ बके जाना, ये व्यर्थ हंसते रहना। तो इसमें होता है व्यर्थ बके जाना, मतलब बके जाना मतलब कि बोलना। वो आप समझ रहे होंगे। तो इन चारों में जो सबसे बेहतर विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प है। ये देखिए, ये इसके सब सही विकल्प थे। अगला देखिए, फिर से 3 मुहावरे आपके सामने हैं। मुहावरे लोकोक्ति: आग हो जाना, कफन को कौड़ी ना होना और खार खाना। अब इन सब का मतलब क्या है? आग हो जाना, अब अगर मैं कहूँ तुम तो आग हो गए हो, जैसे कहते हैं ना कि फायर हो गए हो, मतलब बिल्कुल ही। तो अब उसका कितने सारे अर्थ निकल सकते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकल सकते हैं। आग हो जाना मतलब या तो तुम बहुत ज़्यादा दहक रहे हो, या बहुत क्रोधित हो गए हो, या फिर मतलब क्या, किस अर्थ में ये मुहावरा है। तो आग, अब जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सी आग लगे, हर जगह बहुत तेज़ी से फैलती है आग, कहीं भी अगर आग लगे तो ये वहाँ उस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो आग हो जाना का मतलब ये नहीं अत्यंत क्रोधित होना, बहुत तेज़ी से फैलना, तेजस्वी होना या शक्तिशाली होना। आग हो जाना मतलब बहुत तेज़ी से फैलना। जैसे कहते हैं कि ये जो खबर थी ये तो आग हो गई, मतलब ये खबर बहुत तेज़ी से फैली।
तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका दूसरा विकल्प आएगा। फिर है कफन को कौड़ी ना होना। जैसे कहते हैं ना कि मरते जैसे कफन के लिए कौड़ी भी नहीं बची, मतलब कि इतने गरीब हो गए थे, अत्यंत गरीब हो जाना कि उसकी मतलब मृत्यु के समय उसे उड़ाने के लिए, ठीक है ना, जैसे 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली, कफन तक न मिला उसे। तो ये है कि इतनी मतलब बुरी हालत थी, इतनी बुरी स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, तो इसलिए अत्यंत गरीब होना, कफन को कौड़ी ना होना अर्थात अत्यंत गरीब होना, तो ये याद रखिएगा। अगला है खार खाना। खार का मतलब क्या होता है, ये जैसे हम कहते हैं ना ये समुद्र का पानी खारा होता है, खार मतलब नमक, वो नमकीन सा, जैसे कहते हैं ना रिश्तों में खटास आ गई, या रिश्तों में मतलब रिश्ते नमकीन हो गए, मतलब कि उसमें जैसे जलन आ जाती है या शत्रुता हो जाती है, कि मन में मतलब कि अब प्रेम नहीं है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो वो चीज़ है खार खाना अर्थात ईर्ष्या करना। तो इसलिए ये आई गेस आपको याद रहेगा। तो ये थे आपके मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न। अगला देखिए, अब है वर्तनी वाले प्रश्न, और ये 6 आपके सामने प्रश्न हैं जिसमें से आपको सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है सभी में। तो ज़रा फटाफट मैं आपको थोड़ा सा समय दे रही हूँ, फटाफट इनके सही उत्तर छांटने का प्रयास कीजिए, और जैसे जैसे मतलब जैसे पहले का है उत्तर यहाँ पे लिख दीजिएगा या अपने माइंड में सोच लीजिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि जब हम बताएंगे कि कितना सही आपने चूज़ किया। जैसे वैसे तो आपको बोलने से ही मैंने बताया था ना, वर्तनी जो है उसमें उच्चारण का बहुत महत्व होता है। अगर आप शब्द का सही उच्चारण जानते हैं तो वर्तनी आपके लिए कभी भी कठिन नहीं होगी। तो जैसे दुर्गम, दुर्गम क्षेत्र, अब दुर्गम तो गम तो पूरा आएगा, लेकिन दुर, र जो है उसके नीचे हलंत आता है, र आधा आता है, और दुर्गम अगर र आधा है दैट मीन्स कि वो अपने अगले जो व्यंजन है उसके ऊपर आएगा, दैट मीन्स तीसरा विकल्प। वैसे ये शब्द आपने बहुत जगह देखा भी होगा, तो इसलिए स्पेलिंग्स आपके मतलब माइंड में छपे होंगे, बट स्टिल याद रखिए दुर्गम। अब जैसे ये जो पहला शब्द है इसका उच्चारण कैसे होगा, दुग्रम, दुग्रम कोई शब्द है, दुग्रम, फिर दुर्गम, ये इस प्रकार बोला जाएगा दुर्गम, ऐसा नहीं होता। और ये दूरगम, दूरगम नहीं होता, दुर्गम होता है, दुर्गम क्षेत्र जहाँ जाना कठिन होता है, तो इसलिए जो सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प है। अगला है कृपा। अब कृपा के स्पेलिंग में भी जैसे कुछ लिखते हैं कृपा, हम ऐसे बोलते हैं ना मतलब कृपया। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अब जैसे बाई चांस आप देखिए कि यहाँ पर जो शब्द है वो कृपा, कृपा और कृपया 2 भिन्न शब्द हैं, और यहाँ पर आपको हो सकता है विकल्प में कृपया भी दिया हो, जिसमें क्री आधा प और या दिया होता है। अब उसकी अपनी जगह वर्तनी सही है, लेकिन आपको देखें ऑप्शंस जो हैं मोस्टली वो क्या दिए गए हैं। वैसे बहुत रेयर होगा कि आपको मतलब कि 2 सही वर्तनियाँ दी गई हों, तब फिर आपको अगर ऐसे केसेस में अगर आपको दोनों वर्तनियाँ सही दी गई हैं तो आपको देखना है कि जो बाकी के 2 शब्द दिए हैं, क्योंकि मोस्टली ऑप्शंस जो है वो 4 ही आते हैं, तो बाकी जो 2 ऑप्शन है वो किस शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे ये कृपा, ये ऐसे बोला जाएगा, ये कृपा के नीचे ये बिंदु है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर ये कृपा, कृपा नहीं होता है, या तो कृपया होता है या कृपा। कृपा कृपया होता है कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि कृपया इसका ध्यान रखिएगा, और कृपा करना मतलब कि किसी पर एहसान करना, कि जैसे प्रभु हम पर कृपा करें, कृपा। तो इसलिए जो सही शब्द है वो आपका चौथा विकल्प है। फिर आता है मृत्युंजय। अब मृत्युंजय में इसका सही उच्चारण कैसे होगा, मृत्युंजय, मृत्युंजय में य के साथ छोटी ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की, तो बोला कैसे जाता है मृत्युंजय, मृत्युंजय तो नहीं बोला जाता ना, दैट मीन्स कि छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तो बड़े ऊ की मात्रा को तो आप पहले ही नकार दीजिए। फिर मृत्युंजय, मृत्युंजय तो ये वैसे ही गलत है, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। अब मृत्युंजय और मृत्युंजय, अब यहाँ पर आकर जो है वो केस फंसता है, क्योंकि मृत्युंजय में ये भी बिंदु है और यहाँ पर भी आधा न है, तो कौन सा सही होगा। लेकिन आपको ये याद होगा, ठीक है ना, कि जब जैसे इस जहाँ पे अनुस्वार आ जाता है उसमें हमेशा जो उससे अगले वाला वर्ण होता है पंचमाक्षर का, अगर आपको नियम याद हो, जैसे ये ज है, ये कौन से वर्ग का है, च वर्ग का, च छ ज झ ईय, तो ये वाला जो ईय होता है ऐसे करके जो हम लिखते हैं, ठीक है ना, ये इस वर्ग का है। तो अगर आपको मृत्युंजय इस प्रकार से लिखना था तो यहाँ पे आधे न की जगह ये जो चिन्ह है ये आना चाहिए था। अगर ये चिन्ह होता तब तो ये दोनों ही सही होते, लेकिन ये चिन्ह नहीं है, ये आधा न दिया गया है, न नल वाला, तो इसलिए ये भी गलत है। सही आपका तीसरा विकल्प है। अब समझे आपकी कितने क्लोज ऑप्शंस आपको आ जाते हैं और कहाँ कहाँ से आपको नियम याद रखने हैं। फिर आता है स्थायी।
अब यहाँ पर भी एक इश्यू है। देखिए सभी को पता है गेस कि फर्स्ट ऑप्शन इतना सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। स्थाई ऐसे नहीं बोलते, स्थाई रूप से, स्थाई तो वो थोड़ा सा लंबा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आजकल हिंदी में क्या आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया व्याकरण में कि बहुत सारे ऐसे शब्दों की वर्तनियाँ हैं, स्पेलिंग्स हैं, जहाँ पर अब जो मतलब इस क्षेत्र में जो साहित्यकार हैं उनको भी डाउट होने लगा है कि अब किसको सही माना जाए, इसको सही माना जाए या इसको सही माना जाए। क्योंकि आजकल जैसे कई जगह पर ऊपर वाले को सही माना जाता है, सेकंड ऑप्शन को, कई जगह थर्ड ऑप्शन को सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये शब्द है तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर फिक्स होता है कि कहाँ पर बड़ी ई आनी है और कहाँ पर य के साथ बड़ी ई आनी है। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थाई में हमेशा ये वाला उत्तर ही सही होगा, स्थाई। क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं बोलते स्थाई कि बनाई, ये नहीं, हम कहते हैं कि अब जैसे ये है बनाई, जो मैंने आपको बोला, तो बनाई, हम ये नहीं कहेंगे बनाई। बनाई में बड़ी ई की मात्रा आएगी, उसमें फिर ये वाला विकल्प जो है वो सही होगा। लेकिन जहाँ पर है स्थाई, जैसे कहते हैं ना ये स्थायत्व या इस प्रकार से कुछ वर्ड, तो उसमें य ज़रूर आता है, स्थाई रूप से य, स्थाई। तो इसलिए इसमें जो सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प है। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। फिर है अनुक्रम। अब ये जैसे अनुक्रम, इसका जो उच्चारण होगा वो क्र, ई, री स्वर में, री, रु, अनुक्रम ऐसे नहीं बोला जाता, अनुक्रम। और क्रम जो होता है जैसे सीरीज, तो क्रम में आपको पता ही है, क्रम में क के नीचे, ठीक है ना, इस तरह पादुका के रूप में आता है र, पदेन के रूप में, इसे पदेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से, तो इसलिए जो सही विकल्प है वो ये आएगा, दूसरा विकल्प। और आखिरी आपका है वैशिष्ट्य। और आपको याद होगा मैंने बताया था वर्तनी में जहाँ पर भी दो श इकट्ठे आए, वैशिष्ट्य, तो यहाँ पे दो श आ रहे हैं। ऐसे केसेस में दो श आने पर अधिकतर 99% केसेस में पहला श शलगम वाला होगा और दूसरा श षटकोण वाला होगा। वो अलग बात है कि कौन सा आधा है कौन सा पूरा है, वो शब्द पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ पर दो श आते हैं अधिकतर ये देखा गया है पहला श शलगम वाला होता है, दूसरा श षटकोण वाला होता है। तो उस प्रकार से दूसरा विकल्प तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों ही श शलगम वाले हैं, इसको पहले ही काट दीजिए। चौथा विकल्प भी उस तरीके से गलत हो गया। अब बचते हैं आपके पास पहला और तीसरा विकल्प। अब वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य में आधा श जो ये वाला है वैशिष्ट्य, तो ये कितनी जल्दी बोला गया है, आधा श, ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली आधा ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। क्योंकि अब ये कैसे बोला जाएगा, ये देखिए जो तीसरा विकल्प है वैशिष्ट्य, ट्य, क्योंकि यहाँ पे आधा ट और य है, तो ट्य नहीं है, वैशिष्ट्य, ट पे फोकस है, ट तो पूरा है, श आधा है। तो उस हिसाब से जो पहला विकल्प है हमारा वो बिल्कुल सही है कि विशेष और ट्य वैशिष्ट्य। तो इसलिए पहला विकल्प जो है वो आपका सही होगा। तो आई गेस ये 6 के 6 जो हमने वर्तनी के प्रश्न किए हैं इसे आप याद रखेंगे। बीच में कुछ कुछ जो नियम हमने याद किए, दो श आए तो पहले शलगम वाला श, फिर श षटकोण वाला। ये जो य और ई वाला जो है केस, ये भी शब्दों पे निर्भर करता है, कुछ कुछ वो आपको देखने होंगे, ठीक है ना। मृत्युंजय में जहाँ पे अनुस्वार आ जाए वहाँ पे पंचमाक्षर वाला जो नियम है वो थोड़ा आपको याद रखना है। और जैसे कृपा है और कृपया, दोनों शब्द सही हैं, कृपा और कृपया, लेकिन जो अगर यहाँ पे कृपया भी होता है तो बाकी दो विकल्प जो हैं वो फिर आपको देखने होते हैं कि वो किस सेंस में, वो किस शब्द की तरफ मतलब वो कर रहे हैं, तो फिर उस अकॉर्डिंगली आप सही वर्तनी वाला शब्द चूज करते। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अगला देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द हैं। अब देखिए हाथी का स्त्रीलिंग चुनना है, साली का पुल्लिंग, भव का स्त्रीलिंग, साधु का स्त्रीलिंग और सम्राट का स्त्रीलिंग। तो फटाफट ज़रा आपको थोड़ा सा समय देती हूँ मैं इसका उत्तर देखिए। ज़्यादा वैसे मुश्किल होना नहीं चाहिए, बट स्टिल अभ्यास नहीं होता तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है कभी कभी। ट्राई कीजिए एक बार। तो अब जैसे हाथी, आई गेस आपने वीडियो पॉज करके आंसर मतलब अपने माइंड में बना लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं जिससे कि मतलब आपका समय वैसा ना हो, तो इसलिए हाथी का क्या आएगा, हाथीनी, हाथिन, हथीनी या हथीनी। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो यहाँ पर तो डाउट फिर होता है, ठीक है ना, क्योंकि शब्द कोई भिन्न नहीं है, लेकिन स्पेलिंग में बस थोड़ा बहुत हेर फेर है जिसके कारण थोड़ा सा। तो हाथी का लगता है कि मतलब हाथी है तो हाथीनी हो सकता है, लेकिन हाथीनी नहीं होगा, हथीनी होगा, ना ही हाथिन होगा। तो पहले दो विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हैं। अब आता है तीसरा या चौथा विकल्प, हथीनी, ठीक है ना, तो हथीनी।
हथिनी। तो इसमें थ के साथ बार बार बोल के देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना स्पेलिंग्स में, तो बार बार बोल के देखिए। तो थ जो है वो जल्दी बोला जा रहा है, ई की मात्रा, हथिनी। तो हथिनी, न के साथ बड़ा स्वर जा रहा है ई का। तो इसलिए जो तीसरा विकल्प है वो आपका सही होगा कि थ के साथ छोटी की मात्रा और न के साथ आपका बड़ी की मात्रा। तो इसलिए उच्चारण जितना शुद्ध होगा, वर्तनी उतनी ही शुद्ध होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। फिर है साली का पुल्लिंग। अब साली का क्या होता है कि जैसी साली देखते हैं ना, फटाफट साला लिख दिया जाता है। तो प्लीज़ ये चीज़ गलत है। साली मतलब जैसे ये है, तो मतलब उसका अगर पुल्लिंग वो शब्द होगा तो साला उसमें सही नहीं है, उसका आएगा साडू। कि जैसे आपकी जो पत्नी की बहन जो है, ठीक है ना, वो साली होती है, और उसका जो पति मतलब पुल्लिंग, उसका जो पति है उसे क्या कहेंगे, जैसे नर का नारी, ठीक है ना, स्त्री का पुरुष। उसी प्रकार साली का पुल्लिंग क्या होगा, साडू। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ है। अब ये तीन विकल्प जो है वो ज़रा ध्यान से देखिए। एक में ड है, ड डमरू वाला, और एक में ढ ढक्कन वाला है। और वो जो ढ ढक्कन वाला है उसमें भी एक तो है उच्छिप्त व्यंजन ढ, और एक है ड ढ, सॉरी। अब इन तीनों में से आप कैसे चूज करेंगे? अब बोलने में तो पता है साडू, लेकिन फिर मोस्ट स्टूडेंट्स को लगता है कि जो साडू है ना वो तो थोड़ा पंजाबी शब्द लग रहा है कि ये साडू आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। एक तो इसमें ढ ढक्कन वाला आएगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन तो गलत है। फिर अब ये साड़ू बोला जाता है, ये साड़ू और ये साढ़ू, ये साडू। तो इसमें भी साड़ू जो है वो सही नहीं है, साडू। मतलब उच्छिप्त व्यंजन नहीं आएगा इसमें, नॉर्मल वाला जो व्यंजन है जो वर्णमाला में आता है वो आएगा। तो इसलिए चौथा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बट डिपेंड करता है आपको जो थोड़े ऑप्शंस हैं। कभी कभी अगर बाई चांस आपको इसमें ऑप्शंस में साडू नहीं दिया गया है, आपको जैसे एक जगह दिया गया है साला, एक जगह है साले, मतलब इस प्रकार से दिया गया है, उस केस में आप साली का पुलिंग जो है वो साला लिख सकते हैं, अगर साडू ना दिया गया हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर है भव का स्त्रीलिंग। अब भव का भाव, भवानी, भवा या भैव, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, भव का जो स्त्रीलिंग है वो होगा भवानी, भव भवानी। तो सही उत्तर है आपका दूसरा विकल्प। अगला है साधु। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है ना। तो साधु का होगा साध्वी। लेकिन साध्वी में भी अब देखिए आपके पास जो चार विकल्प हैं, साध्वी या सध्वी। सध्वी वगैरह में थोड़ा इश्यू हो जाता है कि सध्वी आएगा या साध्वी। जैसे कि हाथी का हथी नहीं था, तो हमें लगता है कि साधु का भी सध्वी, इस प्रकार से हो सकता है, होता है ना डाउट। तो हर शब्द जो है वो भिन्न है, हर का नियम जो है वो भिन्न है। तो आप कभी भी इन चीज़ों को इस तरह मतलब हर बार ऐसा नहीं कि मतलब रट्टा मारना है कि एक जगह हाथी का हथी नहीं है कि आ का अ में परिवर्तित हो गया तो हर जगह वही आएगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रामर में भी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, हर शब्द आपकी नज़र से एक बार गुजर जाना चाहिए। तो साधु का साध्वी आएगा, और साध्वी साध्वी नहीं होता, मतलब व के साथ ई की मात्रा जल्दी नहीं बोली जाती, आराम से, साधु साध्वी ई। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका पहला विकल्प है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर है सम्राट का स्त्रीलिंग। आई गेस ये तो आई गेस जिसने भी मतलब महाभारत वगैरह देखी होंगी तो बार बार जैसे आता रहता है। तो सम्राट का सम्राज्ञी आएगा। तो सम्राज्ञी में अब इसमें भी देखिए ज़रा ये चारों विकल्प देखिए, साम्राज्ञी, सम्राज्ञी, सामग्री या समाग्री। अब ये जो है, ठीक है ना, ये सामग्री, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि होता है सामग्री। सामग्री क्या होता है, सामान। लेकिन जो सम्राट का आएगा वो ये साम्राज्ञी आएगा, ज्ञ, ज्ञान वाला ज्ञ, ग नहीं आएगा गमले वाला, ज्ञ ज्ञानी वाला आएगा। तो सम्राज्ञी आएगा या साम्राज्ञी आएगा। अब यहाँ पर भी है, क्योंकि बोलने में ऐसा लगता है हमें कि सब कुछ सेम है, लेकिन वैसे भिन्न होता है। तो इसका जो आपका सही विकल्प है वो एक्चुअली बी ऑप्शन है, सम्राज्ञी, सम्राट, सम्राज्ञी। ये चीज़ याद रखिएगा अवश्य। अगला देखिए, अब आते हैं एक वचन बहुवचन वाले प्रश्न। फटाफट आपके सामने 5 प्रश्न हैं, और ये मैं इसलिए देती हूँ जिससे कि मैं तो जैसे थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ कि जिससे बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जो थोड़ा स्लो करते हैं उनको भी समझ में आए, लेकिन जो फास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं उनके सामने 5 प्रश्न हैं, फटाफट सॉल्व कीजिए आप। भिन्न शब्द है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक और चीज़ है। पहला प्रश्न है भिन्न शब्द है। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, चंद्रमा, बहु, पिता और बाल। अब इसमें तो बहुत प्रकार से भिन्नता हो सकती है, जीवित और अजीवित, ठीक है ना, संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, किसी भी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। लेकिन हमने किस कंटेक्स्ट में पूछा, यहाँ पे एक वचन बहुवचन में।
तो एक वचन बहुवचन मतलब वचन के आधार पर इन चारों में से कौन सा भिन्न शब्द है आपको वो देखना है, चंद्रमा, बहु, पिता और बाल में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन पेपर में इतनी आप टेंशन मत लीजिए, पेपर में आपको बिल्कुल क्लियर आएगा कि वचन की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली ऊपर लिखा हुआ है एक वचन बहुवचन, तो ये समझिएगा। तो इतना वो कहते हैं ना कि आपको हो सकता है आंसर अच्छे से पता है लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। तो पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, तब जाकर आप उत्तर सही दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। जब तक आप प्रश्न ध्यान से सुनेंगे या समझेंगे नहीं या पढ़ेंगे नहीं, उत्तर आपको अगर पता भी हो तब भी आप गलत कर देंगे। अब चंद्रमा का अगर हम बहुवचन करें, अब जैसे हम कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह के बहुत से चंद्रमा हैं, तो इसलिए चंद्रमा का बहुवचन भी चंद्रमा ही होगा। बहु, बहु का क्या होगा बहुवचन? बहु, बहुएं, बहु, बहुएं, यानी परिवर्तित हो गया। तो ये दोनों तो भिन्न है, तो हो सकता है कि उत्तर मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक हो, क्योंकि इसमें परिवर्तित नहीं हुआ वचन के आधार पर, इसमें परिवर्तित हो गया। अब तीसरा देखते हैं, पिता। अब मैं कहती हूँ मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। अब जो पिता है वो एक सम्मानजनक शब्द है और वो हमेशा ऐसे ही रहता है। जो कारक है उस हिसाब से तो बदल सकता है कि पिताओं या चंद्रमाओं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कारक के हिसाब से कभी भी हमें मतलब वचन के उससे नहीं देखना होता, हमें सिंगल देखना होता है कि पिता, सिंपल सेंटेंस जैसे सभी के पिता या मेरे पिता, एक वचन में भी पिता ही है, बहुवचन में भी पिता ही रहेगा। उसी प्रकार बाल, मेरा एक बाल टूटा या मेरे सभी बाल टूट गए, तो बाल एक वचन में भी वही रहेगा, बहुवचन में भी वही रहेगा। तो इसलिए इस हिसाब से जो भिन्न शब्द हुआ वो आपका दूसरा विकल्प हुआ, क्योंकि चंद्रमा, पिता और बाल वचन की दृष्टि से नहीं बदलेंगे, दूसरा जो विकल्प है वो वचन की दृष्टि से बदलेगा। उसी प्रकार है कौवा का बहुवचन। अब कौवा, इसका बहुवचन क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखिए एक बार। कौए, कौवे, कौओं और कौवों। सबसे पहले तो ये जो कारक की दृष्टि से जो है, ठीक है ना, ये आप पहले हटा दीजिए। कारक की दृष्टि से तो हम इसे लेंगे ही नहीं। अब आता है कौवे का कौए या कौवे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दोनों ही विकल्प सही हैं, ठीक है ना, दोनों में से गलत कोई नहीं है, वर्तनी के हिसाब से भी सही है कौए और कौवे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको प्रश्न में कौन सा शब्द दिया है। क्योंकि कभी कभी कहीं पे लिखा होता है कौवा और कहीं पे लिखा होता है कौवा, मतलब या तो आ लिखा होता है या वा लिखा होता है। तो इसलिए जहाँ पर तो आ लिखा हुआ है वहाँ पर इसका बहुवचन आएगा कौए, और जहाँ पर कौवा लिखा है मतलब आ की जगह वा, तो वहाँ पर इसका बहुवचन होगा कौवे। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन आएगा। याद रखिएगा मेरी इस चीज़ को, क्योंकि कौवा भी बोला जाता है, कौवा भी बोला जाता है, कौवा, तो उसमें कौवा आ भी आता है, वा भी आता है। आ आए तो पहला विकल्प सही है, वा आए तो दूसरा विकल्प सही है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर आता है पूंछ का बहुवचन, ठीक है ना। पूंछ का क्या आएगा? पूंछ, पूछें, पूछें या पूंछ। तो एक में छोटे ऊ की मात्रा है, एक में बड़े ऊ की मात्रा है, और एक में मतलब कि बिल्कुल सेम है कि नहीं बदल रहा, और एक में बदल रहा है वचन की दृष्टि से। तब पूंछ। अब अगर हम बाई चांस ये भी मान लें कि इसका बहुवचन मतलब इनमें से कोई एक है, अगर मान भी लें हम कि वचन की दृष्टि से बदल गया, तब भी हम ये कहेंगे कि पूछें, तब भी छोटे ऊ की मात्रा तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए काफ़ी हद तक हमें लगता है कि चलो सी और डी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर क्या आपका सही विकल्प है? वो है आपका बी ऑप्शन, कि पूछें, सभी की पूछें काट डालो। तो इसलिए पूंछ का पूछें हो सकता है, लेकिन मात्रा बड़े ऊ की ही आएगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। फिर आता है भिन्न शब्द। फिर वही चीज़, वचन की दृष्टि से आपको भिन्न शब्द छांटना है। बेटा, बात, कांटा और डिब्बा। अब बेटा का वचन की दृष्टि से परिवर्तन क्या होगा? बेटा, बेटे, बात, बातें, कांटा, कांटे और डिब्बा, डिब्बे। अब यहाँ पे तो सभी का वचन जो है वो बदल रहा है, तो भिन्न किस दृष्टि से है? आपने दूसरी बात नोटिस की? ध्यान दीजिएगा। बेटा, बेटे, आ का ए हो गया, कांटा, कांटे, आ का ए हो गया, डिब्बा, डिब्बे, आ का ए हो गया, लेकिन बात, बातें। अब यहाँ पे ये चाहे अ का ए हुआ वो नहीं, बात, बातें, ए, जिसमें नासिक्य भी आ गया, ऊपर बिंदु भी आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए जो वचन की दृष्टि से जो वैसे भिन्न शब्द है वो बी ऑप्शन है। तो मतलब किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, मेन है कि आप कितनी जल्दी उस ट्रिकी क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं।
फिर है सीढ़ी का बहुवचन क्या होगा, हम कहते हैं मेरे घर में बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियाँ तो आएगा, ये तो सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि वचन की दृष्टि से वो शब्द बदलेगा तो ज़रूर। अब मुख्य बात क्या है कि इसमें वर्तनी क्या आएगी, कि जैसे सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ या सीढ़ियाँ, सीढ़ियों। अब जैसे कारक चिन्ह वाला ये गलत हो जाएगा, यूँ नहीं आएगा, यहाँ ही आएगा। लेकिन अब स के साथ तो बड़ी की मात्रा, लेकिन ड़ के साथ छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की। तो आप ध्यान दीजिए, आप क्या बोलते हैं, मेरे घर में बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ, ड़ियाँ, तो ड़ के साथ जो ई की मात्रा बहुत जल्दी बोली जा रही है, तो इसलिए सीढ़ियाँ। स के साथ ई की मात्रा तो लंबी है, सीढ़ी, सीढ़ियाँ, तो उसके साथ छोटी ई की मात्रा आएगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये कुछ कुछ है, मतलब प्रश्न अगर आप यहाँ पे भी करते रहेंगे ना, तो थोड़ा सा आपके माइंड में रहता है, आपका उच्चारण अपने आप सही होने लगेगा, आप देखेंगे। क्योंकि क्या होगा, अब जैसे आप ये वाला सेशन देख रहे हैं ना, तो अगली बार जब भी आप हिंदी का प्रयोग करेंगे या कुछ सुनेंगे, उसके उच्चारण पर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा। ये चीज़ है ये वाले सेशंस आपको प्रोवाइड करने का, क्योंकि अब आप इस स्तर पे आ चुके हैं कि नो डाउट ये सारा ग्रामर जो है, ये सारी व्याकरण जो है, ये आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई है, लेकिन उसका अभ्यास जो है वो थोड़ा सा छूट जाता है। हिंदी हम बोलते बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बोलते भी हैं तो उसमें इतनी सारी अशुद्धियाँ आ गई हैं उच्चारण में कि क्या कहें। तो इसलिए व्याकरण करते समय जब हम इस तरह प्रश्न थोड़े बहुत करते रहते हैं ना, तो थोड़ी हमारी रिवाइज होती रहती है, थोड़ी आदत होती रहती है उसकी। अगला देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय, जिनके प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब पहले 3 प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, पहले 3 प्रश्नों के लिए दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग छांटना है आपको, कि जैसे कमसिन, कमसिन 19 और निरूपण, ठीक है ना, इनका आपको जो है इनमें छिपा उपसर्ग छांटना है। तो कमसिन, अब जैसे हम कहते हैं कमजर्फ, कमबख्त, तो उसमें ये जो कमसिन है इसमें कौन सा उपसर्ग है, और उपसर्ग का मतलब कभी कभी स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते कि जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे आता है या पीछे। तो प्लीज़ उसे याद रखिए, उपसर्ग शब्द के आगे आता है, प्रत्यय शब्द के पीछे जाता है। फिर कमसिन में, अब कम शब्द तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही है कि भाई कम का मतलब होता है लेस क्वांटिटी में, तो उन्हें लगता है कि कम जो है वो मूल शब्द है और जो सिन है वो उसका प्रत्यय है, तो इसमें तो कोई उपसर्ग है ही नहीं। लेकिन इसमें अब दिया गया है साफ आपको, और ऑप्शन में ऐसा भी कुछ नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि दिए गए शब्द में कोई उपसर्ग ही नहीं है। तो अगर वो होता तब भी आपके माइंड में थोड़ा डाउट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क उपसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि मसिन ये कोई शब्द नहीं है, सिन मूल शब्द है, कम इसमें उपसर्ग है, तो ये याद रखिएगा। फिर 19, अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो कि मतलब हो जाती है, कि संधि विच्छेद और उपसर्ग प्रत्यय भिन्न है। क्या होता है, 19 अगर संधि विच्छेद में होता तो होता उत जमा नीस, 19, क्योंकि त का न हो जाता है, तो उत जमा नीस, तब तो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही होता अगर संधि विच्छेद होता। लेकिन 19 में क्या होता है आपका, अब जैसे होता है 39, 69, 79, आपने देखा ना 79 के बाद आता है 80, यानी उन का मतलब क्या हुआ, उन का मतलब हुआ एक कम। जैसे 80 से पहले आता है 79, 79 को कहते हैं 79, 80, यानी कि 80 से एक कम, 69, 70, तो 69 का मतलब होता है 69, कि 70 से एक कम। तो उसी प्रकार 19 का मतलब 19 के बाद आता है 20, यानी 20 से एक कम 19, तो यानी जो उन शब्द है वो आपका एक्चुअल में यहाँ पे उपसर्ग है। लेकिन अब उसमें भी एक बात है, ये उन न के साथ हलंत आएगा या न जो है वो पूरा आएगा, ये दोनों देखिए। अब जैसे ही आपको दिखेगा 19, आप कहेंगे अरे भाई इसमें क्या सोचने वाली बात है, यहाँ पे तो आधा न दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन होगा। लेकिन नहीं, 39, 69 या 59, सभी में आप देखेंगे, सभी में वो एक ही चीज़ प्रयुक्त होगी ना, सब में भिन्न भिन्न तो नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका उपसर्ग है वो सी ऑप्शन है, न पूरा, उन, यहाँ पे न पूरा आएगा। चाहे आपको वर्तनी के हिसाब से लगे कि यहाँ पे आधा न दिया गया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो शब्द है वो उपसर्ग वो पूरा न है, क्योंकि सभी में वो एक ही शब्द लगता है, रूल तो सभी में एक ही अप्लाई होगा ना, 39, 69, 29, 19 जो भी हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। फिर आएगा निरूपण, आई गेस इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि रूप तो मूल शब्द है ही है, ठीक है ना, रूप, तो इसमें नी उपसर्ग है, बहुत सिंपल, इसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। भिन्न शब्द है अगेन, अब फिर वही चीज़ कि अब ये किस प्रकार से भिन्नता, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। अब 4 शब्द हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए,
प्रलय, प्रयोग, परिधि और प्रभु। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रलय, लय, प्रलय। लय का मतलब क्या होता है, एक मतलब शांति से एक जो चीज़ चल रही है, और प्रलय क्या होता है कि अशांति मच गई। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है। प्रयोग में भी योग, प्र जमा योग, प्रयोग, तो प्र उपसर्ग है। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई प्रभु हो सकता है, क्योंकि प्रभु में तो कोई उपसर्ग ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु, भू जो है जमीन, और ये मतलब जैसे धरती, और धरती से पहले प्र, जैसे कहते हैं ना कि प्रविशेषण, कि विशेषण की और विशेषता बताने वाला। तो इसलिए धरती से भी जो थोड़े ऊपर हैं, उनसे मतलब उच्च स्तर के, तो प्रभु। तो इसलिए प्रभु में भी प्र जो है वो उपसर्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए, बी और डी ऑप्शन में प्र उपसर्ग है। जबकि परिधि, परिधि क्या होता है, जैसे आपका जो जैसे सर्कमफ्रेंस जो होता है परिधि, तो परिधि में परि उपसर्ग है, और धी जो है वो आपका मूल शब्द है। तो इसलिए परि जमा धी, तो इसमें परि उपसर्ग है, तो भिन्न शब्द आपका सी ऑप्शन हुआ। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आता है अगेन भिन्न शब्द कौन सा है, वही उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द, लापता, लायक, लाजवाब और ला इलाज। अब सभी में ला है, तो सबको लगेगा कि भाई ला उपसर्ग है। तो अब जैसे लापता, लापता मतलब जिसका पता ना हो, जिसका पता ना चले, तो वो है लापता। तो ला, और वैसे भी ये उर्दू उपसर्ग है, ठीक है ना, उर्दू फारसी उपसर्ग, तो ये तो बहुत इजी है। अच्छा, लायक, अच्छा लाजवाब, जिसके पास जवाब ना हो, मतलब जिसका कोई जवाब ना हो, वो लाजवाब। ला इलाज मतलब जिसका कोई इलाज ना हो, ला इलाज। तो ये तो तीन आपको अच्छे समझ में आ गया कि इन तीनों में तो फॉर श्योर ला उपसर्ग है। लेकिन लायक, इसमें भी ये नहीं कि जो यक है वो आपका मूल शब्द है यक, ऐसा नहीं। लायक जो है उसका क्या होगा, ना लायक। लायक मतलब किसी चीज़ में जो मतलब गुड है, जो किसी चीज़ में कैपेबल है, ठीक है ना, लायक। तो जो लायक है वो अपने आप में मूल शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग नहीं है। हाँ, इसमें बाद में उपसर्ग जोड़ा जा सकता है, लायक का ना लायक, कि जो लायक ना हो, ना लायक। तो इसलिए जो मूल शब्द है ये, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो भिन्न शब्द आपका यही है। तो आई होप ये सारे प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। रूल्स जो मैं प्रश्न के साथ साथ बताती जा रही हूँ, याद रखिएगा। इसमें जैसे था कि सभी शब्दों में जैसे एक ही प्रकार का उपसर्ग आता है, एक ही प्रकार के शब्दों में, जैसे न के साथ यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके चीज़ें नहीं देखनी है, कि यहाँ पे भाई 19 में आधा न और पूरा न है तो आधा न ही आएगा। जैसे 39, 69, तो सभी में उन आता है, तो ये न पूरा ही आएगा। फिर आते हैं प्रत्यय के प्रश्नों पर। देखिए ध्यान से चारों प्रश्न। आ प्रत्यय से निर्मित कृदंत शब्द समूह कौन सा है। कृदंत, याद रखिए, कृदंत का मतलब क्या होता है, क्रिया शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़कर बने हैं। एंड रिजल्ट नहीं देखना आपको कि एंड रिजल्ट क्या बन रहा है, आपको देखना है कि जो स्टार्टिंग का शब्द है जिसके साथ प्रत्यय जुड़ा है वो कौन सा शब्द है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है तब तो आपका वो तद्धित प्रत्यय होगा, लेकिन अगर या तद्धितांत, लेकिन अगर क्रिया शब्द के साथ कोई प्रत्यय जुड़ा है तो वो कृदंत होगा। लेकिन अब ये भी देखना है कि एक तो उसके साथ आ प्रत्यय होना चाहिए और वो क्रिया शब्द के साथ जुड़ा होना चाहिए। तब कहने के लिए तो देखिए सबके साथ ही आ प्रत्यय है, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। मेन अब आता है कि क्रिया शब्द कौन से। अब जैसे झगड़ा, अब झगड़, झगड़ एक क्रिया शब्द है कि वो झगड़ रहे हैं, तो ये तो सही है। टोटा, अब इसमें टोट, ये कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए ये पहले ही गलत हो गया। फिर फेरा, फेर, उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, तो वो तो क्रिया शब्द है। भूखा में भूख, अब जो भूख है वो एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि वो एक अवस्था का नाम है। भूख मतलब कि एक भाव है, भूख लगने का भाव, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो ये तद्धित प्रत्यय हुआ, ये कृदंत नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तो आप ये देख रहे हैं हम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं। हमने वहाँ पे बैठा और चूरा को हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें चारों के चारों शब्द जो हैं वो कृदंत होने चाहिए। तो जब भूखा ही कृदंत नहीं है तो बाकी ऑप्शन क्रिया हो भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है घेरा, घेर, तुम इसको चारों ओर से घेर लो, किस चीज़ को घेरना, तो घेर जो है वो क्रिया है, तो कृदंत शब्द है। अगला छाप, उसने हम कहते हैं ना छाप छोड़िए, तो छाप, या फिर तू इतने नोट छाप, तो छाप एक क्रिया है, और छापा फिर अगर क्रिया शब्द से बना है तो कृदंत होगा, तो ये भी सही है। फिर उतारा का है उतार, उतार शब्द में आप प्रत्यय जुड़ा है, तो हम कहते हैं ना चलिए सारा माल उतार फटाफट, तो उतार भी एक क्रिया शब्द है, तो ये भी कृदंत हुआ।
फिर है झटका। अब इसमें आ प्रत्यय हटाते हैं क्या होता है, झटक। हम कहते हैं ना ये वाली चादर झटक, अच्छे से झटक। तो झटक जो है, ठीक है ना, वो झटक मटक वाला नहीं, तो झटक वो आपका एक क्रिया शब्द है। तो अल्टीमेटली हमारा उत्तर यही है कि ये जो चारों शब्द हैं ये कृदंत हैं, क्योंकि सारे क्रिया के साथ आ प्रत्यय जुड़कर बने हैं। तो सही विकल्प है हमारा सी ऑप्शन। फिर आता है ल प्रत्यय वाला शब्द कौन सा नहीं है। अब देखिए, कमल, वत्सल, श्यामल और मंजुल, ये चारों ही में ल तो एंड में है, लेकिन ल एंड में हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ल प्रत्यय के रूप में है। अब जैसे वत्सल, हम कहते हैं ना वत्स, वत्स मतलब कि एक, जैसे हम अपनी संतान को प्रेम से कहते हैं, या गुरु जो हैं वो अपने शिष्य को कहते हैं अपने मतलब बच्चे संतान के समान मानते हुए, वत्स ऐसा मत करो। तो वत्स मूल शब्द होता है और उसमें ल प्रत्यय है। वत्सल मतलब कि जो संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है, वत्सल भावना। फिर श्यामल, श्यामल मतलब जैसे श्याम काले रंग के लिए यूज होता है, तो श्यामल मतलब कि उस कालिमा, उस प्रकार से। तो इसमें भी ल प्रत्यय है, बी में भी है। कमल जो है, अब कमल में आपको लगेगा कि कम जो है वो अपने आप में मूल शब्द है, कि कोई चीज़ कम हो गई, कम के साथ ल लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। कमल अपने आप में पूरा एक मूल शब्द है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि नील कमल, तो उसमें नील उपसर्ग आ गया, लेकिन कमल अपने आप में एक मूल शब्द है। और मंजुल में मंजू जो है वो मूल शब्द है और ल प्रत्यय है। तो इसलिए बी, सी और डी ऑप्शन में आपके पास ल प्रत्यय है, लेकिन ए ऑप्शन में ल जो है वो प्रत्यय के रूप में नहीं, मूल शब्द के भाग के रूप में ही है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। फिर है राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर सभी को फटाफट लगता है कि भाई इसमें तो आव प्रत्यय, अव प्रत्यय ही है या वह होगा, लेकिन जैसे कुंती जमा अ, कौंतेय, ठीक है ना, कुंती जमा या कौंतेय। उसी प्रकार शिव जमा अ, शैव। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि संधि होने के बाद बदल जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय लगने के बाद बदल जाते हैं। उसी प्रकार राघव में भी ये किससे बना है, रघु, रघुनंदन। तो रघु जमा अ राघव, तो ऊ का व हो गया, तो रघु जमा अ राघव। तो इसमें जो है आपका अ प्रत्यय है, रघु जमा अ, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। फिर आपका है भिन्न शब्द कौन सा है, नानी, जवानी, मोरनी और चीनी। थोड़ा सा आप ध्यान देना पड़ेगा, प्रत्यय की दृष्टि से आपको भिन्न शब्द छांटना है। नानी, अब नानी में नाना, नानी, इसमें तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि ई प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि नान कोई वो आपका ये मूल शब्द नहीं होता, वो नाना नानी वैसे वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के उसमें है। फिर जवान, हाँ इसमें आप ई प्रत्यय कर सकते हैं, लेकिन नानी में भी खैर आप एक बार को कह सकते हैं कि जैसे नान, नाना या नान का, हम कहते हैं ना कि मैं अपने नानके जा रही हूँ, तो वो नान जो है वो फिर भी आप एक बार को कर सकते हैं। उसी प्रकार जवान का जवानी, चीन चीनी। लेकिन मोरनी, मोरनी में अब नी प्रत्यय है, ई प्रत्यय नहीं है, नी प्रत्यय है। तो कभी कभी फिर उस अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को देखते हुए आप अपना जो आंसर है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, कि मोर मूल शब्द है और नी प्रत्यय है, नी, ई नहीं। बाकी में तो नानी, जवानी, चीनी, जैसे चीन है तो चीनी, ठीक है ना। और तो इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना ये तो चीनी माल है, ज़रूरी नहीं चीनी हम सिर्फ शुगर के लिए कह रहे हो। हम जैसे कहते हैं ना ये तो चीनी सामान है, हम चीनी सामान का विरोध करते हैं, मतलब उस प्रकार से जैसे होता है। या ये तो चीनी विमान है, ठीक है ना, हमने अभी ट्रैक किया ये चीनी विमान है, तो मतलब चीन से संबंधित। तो इन सभी में ई प्रत्यय है, लेकिन सी ऑप्शन में नी प्रत्यय है, ई नहीं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड वन। अब देखिए, अब एंड में आ गए हैं क्वेश्चंस में हम, पर्यायवाची विलोम शब्द। तो फटाफट से अब इसका जल्दी जल्दी करते हैं, मैं जानती हूँ बहुत समय हमने ले लिया है। तो 5 शब्द हैं आपके सामने, इसमें से आपको इसका पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब देखिए, हम हमेशा ये प्रश्न क्यों लेकर आते हैं, हम ये भी तो कह सकते थे कि इन चारों शब्दों में से खजाने का पर्यायवाची कौन सा है, लेकिन इससे क्या होगा कि कौन सा नहीं है, तो खजाने के कम से कम आपको 3 पर्यायवाची तो पता चलेंगे ना, जिससे कि आपको बुक ज़्यादा ना पढ़नी पड़े, यहीं पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, हमारा ये मतलब प्रयास रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपको इन चारों में से खजाने के 3 पर्यायवाची हैं और एक नहीं है, तो एटलीस्ट आपको 3 पर्यायवाची तो एक शब्द के पता चलेंगे ना, तो ये हमारा प्रयास रहता है। तो खजाने का कोश, भंडार, निधि या द्रव्य, तो आई गेस कोश, भंडार और निधि ये तीनों ही खजाने के पर्यायवाची हैं, लेकिन द्रव्य जो है वो खजाने का पर्यायवाची नहीं है। उसी प्रकार वृक्ष,
वृक्ष का तरु तो आई गेस बहुत सिंपल है, ठीक है ना। विटप, विटप भी अगर आपने पढ़ा हो तो ये फिर भी मतलब याद रहता है, ये भी वृक्ष का पर्यायवाची है। अब रूख और करी, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डाउट रहता है कि ये दोनों थोड़े से नए शब्द लग रहे हैं, क्योंकि रूख जो ऐसा लगता है वो रूक्ष के लिए है या रूखे के लिए है, थोड़ा डाउट लगता है। और करी, कर का मतलब तो होता है हाथ, तो करी का मतलब क्या होगा, मे बी हाथ से संबंधित कुछ कंधा या कुछ करी वो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे सही उत्तर है वो है करी ही, क्योंकि करी जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, वो हाथी का पर्यायवाची है। याद रखिए, करी का मतलब होता है हाथी, वो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन विटप, तरु और रूख ये तीनों ही आपके वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ये याद रखिएगा। रूख जो है वो रूखे के लिए नहीं है, वो वृक्ष का ही समानार्थी शब्द है। फिर आता है माता। माता का पर्यायवाची शब्द इनमें से 3 है, एक नहीं है। अब माता का जननी तो होगा ही होगा फॉर श्योर, धात्री, तनया या अंबिका। अब इसमें से अब आपको छांटना है, अंबिका, तनया या धात्री, कौन सा माता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं जो सही उत्तर है वो है सेकंड ऑप्शन, तनया। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि तनय, पवन तन्य संकट हरन, पवन तनय, पवन तन्य, तो यानी कि पवन जो पुत्र हैं, पवन के पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी। तो वहां से पता चलता है आपको कि तनय का मतलब होता है पुत्र और तनया का मतलब होता है पुत्री। तो वहां से याद रखिएगा पवन तन्य संकट हरन, वहां से आपको ये वाला वर्ड याद रहेगा हमेशा। तो तनया का मतलब होता है पुत्री, माता नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना। बाकी धात्री, अंबिका और जननी तीनों ही माता के लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए, सॉरी इसका पहले बता दिया मैंने। पहाड़, पहाड़ का मतलब नग, गूधर, मेरू, ये तीनों ही पहाड़ के पर्यायवाची हैं, इसे याद रखिएगा। नग, गूधर और मेरू। लेकिन जो विपिन है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। विपिन का आपका मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल को आप विपिन भी कहते हैं, ठीक है ना। जंगल को आप अरण्य भी कहते हैं, तो कानन भी कहते हैं, तो ये याद रखिए सारे। फिर है सांप। सांप के इनमें से 3 पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, तो वो आपको बताना है। व्याल, अही, पन्नग या तड़ित। इसमें व्याल, अही और पन्नग तीनों ही सांप के पर्यायवाची हैं, लेकिन तड़ित नहीं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना तड़ित, तड़क भड़क, वहां से याद रखिएगा तड़ित का मतलब होता है बिजली, ठीक है ना। तो तड़ित का मतलब बिजली होता है, वो सांप का पर्यायवाची नहीं है। तो आई गेस ये 5 शब्द भी आपको अच्छे से पता चल गए और इनके 3-3 पर्यायवाची भी पता चल गए। और हमारा आज का अंतिम विषय है विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न। 5 शब्द आपके सामने हैं, फटाफट इनके विलोम शब्द ढूंढिए। अनिवार्य, कृत्रिम, साधु, अधिक और सौम्य, इन सभी का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट छांटिए, जरा सा समय दे रही हूं मैं आपको। तो जैसे पहला है अनिवार्य, विकल्प, अनिवार्य, आवरण या वैकल्पिक। तो सबसे पहले अनिवार्य का मतलब क्या होता है, अनिवार्य कि यह कार्य अनिवार्य है, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। तो कंपलसरी का इंग्लिश में ऑपोजिट क्या होगा कि दिस इज कंपलसरी, दिस इज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल को क्या कहेंगे आप, ऑप्शनल को कहते हैं आप वैकल्पिक, जहाँ पे विकल्प दिए हों, विकल्प सहित वैकल्पिक। तो इसलिए सही उत्तर है आपका चौथा, ठीक है ना। फिर कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कृति, यानी कि जिसकी रचना की गई हो। तो कृति मतलब कि जो नेचुरल नहीं है, जिसे बनाया गया हो, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। लेकिन जो नेचुरल होता है उसे क्या कहते हैं, नेचर, प्रकृति। वहां से याद रखिएगा कृत्रिम का आएगा प्राकृत। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, प्राकृत मतलब नेचुरल। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, वहां से आप याद रख सकते हैं। फिर साधु, साधु का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे माइंड में क्या छवि है, साधु मतलब जो जंगल में रहते हैं या जो सांसारिक मोह से मतलब दूर रहते हैं, पूजनीय होते हैं। अब ऑप्शंस देखिए, सांसारिक, अब साधु जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई जो साधु है उसका मतलब जो सांसारिक, मतलब सांसारिक सुखों से मतलब सन्यासी टाइप। तो ये सन्यासी का ऑपोजिट सांसारिक टाइप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सांसारिक एक विशेषण है, साधु एक जातिवाचक संज्ञा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी विलोम शब्द आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा ही होगा। विलोम, ये विशेषण का विलोम शब्द कोई विशेषण ही होगा, कोई संज्ञा शब्द नहीं होगा। तो जैसे अगर बाई चांस यहाँ पे अनिवार्य में ऑप्शंस में विकल्प भी दिया होता, एक ऑप्शन होता विकल्प और एक ऑप्शन होता वैकल्पिक, तो अनिवार्य जो है
ठीक है ना, यह कार्य अनिवार्य है। तो अनिवार्य एक विशेषण शब्द है, तो इसलिए जो विकल्प है वो तो आपका एक संज्ञा शब्द हुआ, तो इसलिए वहां पे विकल्प नहीं आना चाहिए था, वैकल्पिक ही आना चाहिए था। उसी प्रकार साधु का जो अपोजिट है वो आपका चोर आएगा। एक है साधु, एक है चोर। जैसे पुराने समय में अगर कोई अच्छा काम भी करता है हम कहते हैं साधु, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है ना। और चोर मतलब कि जो दुर्जन, उसके लिए मतलब यूज होता है कि गलत व्यक्ति। तो इसलिए साधु का जो विलोम शब्द है वो चोर आएगा। अगला है अधिक। अब अधिक जैसे है विशेषण, ठीक है ना, तो इसलिए अधिक का भी विलोम शब्द विशेषण ही होगा। तो अब कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, कमी जो है वो एक भाव है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। शुष्क ये विशेषण है, लेकिन शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ। अब अधिक का विलोम शब्द सूखा कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हुआ। अकाल पड़ जाना, अकाल पड़ना तो हम ये भी कहते हैं कि मतलब उसका बहुत ज़्यादा मतलब कमी हो गई है, लेकिन अकाल का मतलब जैसे कहते हैं कि संपन्नता, अकाल का ऑपोजिट संपन्नता टाइप आएगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अंधकार का प्रकाश, उजाले का अंधेरा, उसी प्रकार से कोरिलेट करने आपको शब्दों को। तो अधिक का आएगा न्यून। जैसे कहते हैं ना, अधिकतम राशि क्या है या न्यूनतम राशि क्या है, वहां से आप याद रखिए अधिकतम न्यूनतम। अधिकतम तापमान कितना है आज का, न्यूनतम तापमान कितना है, तो अधिक और न्यून, वहां से आप याद रखिएगा। अधिक का विलोम शब्द आएगा आपका न्यून, अधिकतम न्यूनतम, वहां से आप याद रखेंगे। फिर है सौम्य। सौम्य का ऑपोजिट क्या आएगा, अग्र, विकार, उग्र या शांत। अब जैसे अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि हिंदी भाषा सुनते हैं, ठीक है ना, तो सौम्य का मतलब नाम से आपको पता होना चाहिए, सौम्य शांत, उसके लिए आता है कि बहुत जैसे कहते हैं ना शालीन, डिसेंट। तो सौम्य का मतलब होता है डिसेंट, शांत। तो यानी कि ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका जो विलोम शब्द है वो नेगेटिव ही होगा, तो शांत तो नहीं हो सकता इसका। और अग्र, जैसे हम कहते हैं ना अग्रज, जो पहले जन्मा हो, या अग्र पूजा, जैसे जिसकी सबसे पहले पूजा हो, प्रायोरिटी, तो इसलिए ये भी इसका नहीं होगा विलोम शब्द। और विकार, विकार का मतलब क्या होता है, किसी में चेंज आना या किसी में कोई कमी हो, कोई परिवर्तन या कमी, विकार के ये दो अर्थ हो सकते हैं। तो इसलिए वो सौम्य से संबंधित तो नहीं है, तो मेन आएगा उग्र। सौम्य मतलब शांत, उग्र मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब कि शैतानों में जो शोर मचाने वाला, हल्ला मचाने वाला, कि जो बहुत ज़्यादा क्रोधित रहता हो, हमेशा एग्रेसिव रहता हो, तो एग्रेसिव और डिसेंट, उसी प्रकार सौम्य और उग्र। तो ये आपका सही विलोम शब्द है, तीसरा ऑप्शन। तो आई होप कि आज जितने भी हमने प्रश्न किए हैं वो आप अच्छे से समझेंगे और उसको मतलब कि याद भी रखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है यहाँ पर और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई आपका सजेशन हो, कुछ आप पूछना चाहें कोर्सेज के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, या अपने कुछ सजेशंस देना चाहें, आप यहाँ पर हमें दे सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए और हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।